हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हेलो जी, हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गुलफाम, नागेंद्र, पायल, रितेश, पुष्पांजलि, लक्षिता, नेहा, खुशी, आकांक्षा, राघवेंद्र, रितेश, धर्मेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए आप सभी। बहुत बढ़िया है, एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है, अब एकदम बढ़िया बेटा। मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। हाँ जी, अच्छा बारिश आ रही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ओके, कुमकुम जी आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू बेटा, नीट स्टूडेंट। हाँ जी, आता है भाई, आता है, सबका कमेंट आता है रंजीत। लेकिन यार वो कमेंट इतना स्पीड में निकल जाता है ना, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ कमेंट करते हैं। अब सोच, एक साथ 2000 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो हर एक का तो पढ़ नहीं पाऊंगा ना। ओके, हेलो मिस्टर प्रशांत, मनीष, हेलो जी, हेलो, 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 हेलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर इंस्टाग्राम पर डीपी में आपके साथ कौन है? बेटा डीपी में तो मैं ही हूं, और कौन है? पार्थ, हेलो। थोड़ी बातें भी कर लो। सर आज स्टूडेंट रेन, सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कौन से क्वेश्चन नहीं बनाता भाई? ओके, मूल अवस्था से तीसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 4। ठीक है, थर्ड उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 4। E4 कैसे बेटा? थर्ड उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 4। ठीक है, थर्ड उत्तेजित अवस्था बोले तो n बराबर 4। ठीक है, हाँ सर टेस्ट में 522 नंबर आया है तो A स्टार बैच मिलेगा। यार देखो, अभी A स्टार के बारे में ज्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है बेटा। ओके, आज बायोलॉजी क्लास नहीं है, आज बायोलॉजी क्लास नहीं है। देखो आज हम क्या करेंगे बेटा, क्या क्या चीजें मैं करवाने वाला हूं, पहले इस पे मैं बात करवा देता हूं। आज सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं देखो, हमने ये सारी चीजें देख ली, डिस्कस कर लिया है। ओके, हाँ, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सब्र करो, सब्र करो, सब बातें बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हम करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। और आज कोशिश करेंगे अपन ये कंप्लीट कर ले बढ़िया से। और आज थोड़ा सा बेटा मैं जल्दी भी निकलूंगा, क्योंकि मौसम बड़ा खराब हो रहा है, और फिर इधर के एरिया में ना पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो फिर केब वगैरह आने में प्रॉब्लम करती है, दिक्कत करती है। ओके, हाँ जी। लेक्चर नंबर 6 का होमवर्क नहीं आया। हाँ, लेक्चर नंबर 6 का होमवर्क नहीं आया बेटा, क्योंकि वो अलग से एक्स्ट्रा क्लास थी ना, तो उस क्लास के लिए फिर हमारे पास वो कुछ फाइल्स होती है, वो जनरेट नहीं हो पाती, इस वजह से वो आपके अपलोड नहीं हुआ। लेकिन इस बैच का और लेक्चर नंबर 6 का दोनों का होमवर्क एक साथ आ जाएगा, टेंशन मत लो। हेलो राकेश यादव, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके, हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, एक किसी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो होमवर्क दिया जा रहा है, अगर उस होमवर्क का बेटा आप डेली के डेली टोटल, अगर सपोज करो मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 में से आप लगभग 7 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आप बहुत सही ट्रैक पर हो। क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आपको जो डेली होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क में से आप डेली के डेली 7 से 8 क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तो बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि समय के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले आप इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते चले जाओगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक, तो डेली के डेली अगर आप जितने हम होमवर्क दे रहे हैं और उस होमवर्क का 7-8 क्वेश्चन लगा लेते हो,
बिना कोई प्रॉब्लम के, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसको आप समझ कर सोल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, सही तरीके से अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, बहुत बढ़िया। और जिनसे अगर 10 बन जाते हैं तो बहुत ही सही बात है उनके लिए तो, लेकिन इतने तो बनने चाहिए। ये तब बनेंगे जब आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो। अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे ड्रॉपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनका फायदा होएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। सर अगर 4 सही हो तो फिर थोड़ा लफड़ा है। गुड इवनिंग सर, जब चैप्टर बनाते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर बाद में नहीं बनते। यार दीप्ति, ये तो नॉर्मल चीज है। अगर मैं आज, जैसे कि अगर मैं आज कोई भी चैप्टर ले लो, अगर आज मैं तुम में से ही, तुम्हारे बायोलॉजी में से कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं, जैसे कि पुष्पे पादमों में जनन पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो आज मैं कर लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं मेल्डन वेल्डन पढ़ने लग गया तो फिर मैं पुष्पे पादप वाला भूल जाऊंगा। कॉमन सी सेंस है तो, ठीक है, तो भूलते ही भूलते हैं। मेरा बर्थडे कब है? बेटा मेरा बर्थडे आता है 14 जुलाई को। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम तो यहां हो नहीं तो पार्टी मांगोगी नहीं। हाँ, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप कम से कम इतना तो रेगुलर बेसिस पर करते रहें। आपको कम से कम रेगुलर बेसिस पर इतना करना चाहिए। विलियन वाले चैप्टर के क्वेश्चन कराओ ना यूट्यूब पर बेटा। यश 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 यश, यूट्यूब पर विलियन वाले चैप्टर के मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्लास में करवा चुका हूं। अब क्या बच्चे की जान लेगा? ओके, हाँ जी। होमवर्क का एक ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बेटा उसके लिए वीडियो सोल्यूशन देख, वहां से तू हिंट ले कि यार ये क्या कर रहा है, फिर उसको अप्लाई कर। हाँ जी, वेरी गुड, 18 को है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे बढ़े। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, अब थोड़ा सा बात कर ली जाए पढ़ाई को लेकर के। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए बेटा पढ़ाई को लेकर के, वरना बातें तो चलती रहेगी, कारवां बढ़ता रहेगा। तो यार हमने अगर बात करें तो कहां कहां तक कितनी कितनी बातें कर ली थी, उन बातों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये समझ लिया था कि यार त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का सूत्र क्या है। त्रिज्या का सूत्र होता था बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जरा देखो ध्यान से, आर बराबर होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहां से आपको दो बातें समझनी है कि यार जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, अगर z फिक्स हो, जैसे जैसे कोश का मान बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ती जाती है। ओके, दूसरी बात, जैसे जैसे z का मान बढ़ता जाता है, कोश समान हो तो त्रिज्या घटने लग जाती है। कोश समान हो, z बढ़ रहा हो तो त्रिज्या घटती है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा सूत्र आपने पढ़ा, v बराबर 2.188 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड जेड बटे एन मीटर पर सेकंड। हाँ जी, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, कोश समान हो तो वेग बढ़ता जाएगा, परंतु जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएं, नाभिक से दूरियां बढ़ती जाए तो वेग घटने लग जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन ने समझा। थर्ड वाला सूत्र बोलता है ई बराबर होता है -13.6 एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। माइनस का मतलब है बेटा कमी। ठीक है, ये कोश की ऊर्जाओं को बताती है। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, ये नाभिक है, नाभिक के पास पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, छठा कोश और डॉट 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 डॉट। अगर अनंत पर हो तो अनंत पर तो ऊर्जा 0 हो जाती है, अनंत पे 0, उससे पहले ऋणात्मक रहती है। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक रहेगा तो इतनी ऊर्जा उसको त्याग करके आनी पड़ेगी, तब वो नाभिक के नजदीक रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसको फिर उस हिसाब से उस कोश के बराबर ऊर्जा रखनी पड़ेगी, फिर यहां पर है तो उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, यहां पर होती है -13.6, फिर जब यहां पे जाता है तो n बराबर 2 होता है, तो उसका आपन करते थे भाई -3.45 समथिंग, ऐसे कुछ आती थी दूसरे कोश की। तो यहां की ऊर्जा इतनी है और यहां की ऊर्जा इतनी है। अब मुझे बताओ दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? -13.6 बड़ा है कि या -3.5 बड़ा है? तो आप बोलोगे माइनस का 3.5 बड़ा है।
तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो जितना ऊर्जा अंतराल है उतनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, क्योंकि वो मान बड़ा है, तो डिफरेंस के बराबर ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर वहां जाएगा। और अगर वहां से यहां आ रहा है तो ऊर्जा त्याग देगा, क्योंकि वो ज्यादा है, इधर आनी तो कम करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने सीखी थी, बढ़िया से क्लियर करी थी। और एक सूत्र हमने ये देखा था कि यार दो अलग अलग कक्षकों के बीच में, कक्षाओं के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या था बेटा, डेल्टा ई बराबर -13.6, परमाणु क्रमांक समान है, एन का मान अलग अलग है, Z1 मतलब ये N1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। परमाणु फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन इससे अगले वाले में जंप कर रहा है, उससे अगले वाले में जंप कर रहा है, कहीं पे भी जंप करे, ठीक है। तो अलग अलग कोशों में संक्रमण के दौरान जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा अंतराल हम बता सकते हैं इस सूत्र की मदद से। तो अभी तक हमने इतनी बातें कर ली थी, ये चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई थी। और फिर बाद में यहां पर हमने कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में भी बातें समझी, उनको क्लियर किया था। ओके, क्वेश्चंस भी लगाए थे बढ़िया से इस चैप्टर में। अब अच्छे टॉपिक अब आएंगे बेटा, जिन पर ढंग के अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक तो सारा का सारा मतलब रद्दी टॉपिक है, ये मैं बोलूं तो। ओके, जब आप डी ब्रोगली की समीकरण पढ़ लोगे उसमें भी थोड़ी बहुत चीजें आसान है, सिंपल है, ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है। ओके, मतलब कहा जाए तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है। अब आती है अगली चीज जो आपको हेडिंग डाल लेनी चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोकेमिकल इफेक्ट। फोटोकेमिकल इफेक्ट, फोटोकेमिकल इफेक्ट ये दिया था बेटा आइंस्टीन साहब ने, ठीक है। इसका ये जो फोटोकेमिकल इफेक्ट क्या था इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने, आइंस्टीन साहब ने बताया था। ओके, अब ये फोटोकेमिकल इफेक्ट है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई धातु है, धातु की पतली पन्नी है या परत है, जैसे कि ये धातु है, तो जैसे ही धातु के ऊपर क्या होने लगती है बेटा, जैसे ही धातु के ऊपर सनलाइट आती है तो सनलाइट में क्या होते हैं, फोटोन, ऊर्जा के फोटोन। ये क्या करेंगे, इस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके उत्सर्जित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह बोलता है कि जब हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित करते हैं या धातु की सतह पर गिराते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आने लगते हैं। यही फिनोमिना या यही फिनोमिना को क्या बोलते हैं, यही परिघटना क्या कहलाती, तुम्हारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। समझ में आया? अरे जब किसी धात्विक सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाया जाता है या गिराया जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यह घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे आगे डायग्राम भी दे रखा होगा, ये रहा। ओके, ये क्या है बेटा, सनलाइट। ये क्या है, सनलाइट। ये है आपके पास प्रकाश विकिरण, ये है आपके पास प्रकाश विकिरण। प्रकाश विकिरण, जैसे ही प्रकाश विकिरण इस धातु के ऊपर, ये धातु है, ये धातु धात्विक सतह पर आपतित करती है तो यार कुछ धातु ऐसी होती है जो बहुत सक्रिय होती है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है क्योंकि इनको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही धात्विक सतह पर यह प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धात्विक सतह में क्या होता है बेटा, जो धातुएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती है उनके इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधे होते हैं तो तुरंत उत्सर्जित हो सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर निकलने लगते हैं और गति करने लगते हैं। और उसको इसने इस एक्सपेरिमेंट से भी बताया, इसके बारे में सबसे पहले मतलब अलग अलग, जैसे कि हर्ट्ज वैज्ञानिक था, उसने भी इसके बारे में बताया था। तो
प्रकाश जैसे ही डाला धातु की सतह पर, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का। पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? उसने उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा। और इससे रिलेटेड ना एक वीडियो मैंने बेटा भी देखा भी था लेटेस्ट में, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था मैंने, समझाता हूं मैं आपको क्या था। एक आदमी था, उस आदमी ने क्या करी, एक पतंग बनाई, ठीक है, पतंग बनाई। उस पतंग के ऊपर उन्होंने एल्यूमिनियम की फॉइल चिपका दी, एल्यूमिनियम की फॉइल चिपका दी और उसके तन बांध दिए, ठीक है, मतलब उसको धागे से बांध दिया। और फिर यहां पर उसने, ठीक है, गिरा जो होती ना मंजे वाली, वो क्या इस्तेमाल करी, तांबे का तार इस्तेमाल किया उसने, तांबे का तार इस्तेमाल किया उसको उड़ाने के लिए। ये एल्यूमिनियम फॉइल, अब इसमें आपको सिर्फ देखना है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है। अब जैसे इस एल्यूमिनियम फॉइल को ये उड़ाते हैं, ठीक है, अच्छा इसका संबंध इसने किससे कर रखा है, एक संसूचक जिसमें वो रीडिंग माप सके उससे कर रखा है। ओके, जैसे ही पतंग को हमने हवा में उड़ाया तो हवा से क्या, मतलब सन से क्या आ रही है हमारे पास, रेज आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही उस धात्विक सतह पर चमकती है तो यार धातु में तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कुछ न कुछ तो यार केमिकल लोचा हो रहा है। हमारी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, तो जब सनलाइट उनसे आ रही होगी तो वो गैसें कहीं ना कहीं आयनित हो रही होगी, हाँ या ना। तो यार वैसा ही सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बनाया कि सनलाइट से जो रेज आ रही है वो इस धात्विक सतह पर जो पन्नी थी एल्यूमिनियम फॉइल उससे टकरा रही है और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है। कैसे पता चला, ये रीडिंग आ गई। यहाँ पे जो धारामापी वगैरह लगा रखा था ना उसमें रीडिंग आ गई, भाई वोल्टेज, भाई 0.1 मिली वोल्ट का ऐसे कुछ वोल्टेज आ गया उसमें, जो इस बात को बता रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, इसको कुछ ना कुछ तो वोल्टेज मिल रहा है, कोई तब भी उसमें विक्षेप आया। तो वही प्रकाश आया, धातु की सतह पर टकराया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और वो यहां टकरा गया तो परिपथ पूर्ण हो गया। अगर परिपथ पूर्ण हो गया तो धारा बहने लग जाएगी। कैसे पता चलेगा, विक्षेप से। तो यह इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर यह होता क्या है, तो जरा देखो, लिख लो, जब अधिक सक्रिय धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ओके, तो अब यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे, अच्छे से यहां पर इन चीजों को जान लिया होगा। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि धातु की सतह पर प्रकाश डलेगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, डन। ओके, चाहो तो आप ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था, धात्विक सतह है, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर के बाहर निकल रहा है। तो ये सनलाइट hν प्रकाश विकिरण है, ये प्रकाश विकिरण है
और इस प्रकाश विकिरण की कुछ न कुछ ऊर्जा है, यह ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और यह उत्सर्जित होकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, ये धात्विक सतह है। ओके, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब आगे की बात, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ, अब यार ये उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अच्छा, अब अगली बात, इसको बनाओ तो ठीक है, वरना न बनाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके। हाँ, बस ये एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए दिखाया मैंने, और कुछ नहीं। हाँ, अब आगे देखो ध्यान से कि यार किस तरीके से यहां पर क्या क्या चीजें होगी। आइए वन बाय वन हम इसके बारे में चेक करते हैं। जब भी किसी, अच्छा यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज समझनी, देहली आवर्ती, देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति, इसको न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। मतलब इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा धातु की सतह से, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को कहा जाता है देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया, अब होगा काम। तो आपको भी बेटा एक बार उस थ्रेशोल्ड लेवल पर आना है कि बस एक बार यहां हो जाए, फिर चीजें आसान हो जाएगी। हाँ है ना, एक बार आपको उस थ्रेशोल्ड लेवल पर आना है, बस फिर काम हो गया। ठीक है, जैसे कि यार ऐसे ग्राफ देखते हो ना आप, तो यहां से लेकर के यहां तक, बस मुझे यहां से यहां जाना है, फिर उसके बाद तो अपने आप ढलान है, काम आराम से हो जाएगा। ओके, इस पीक पर पहुंचना है। तो वही वाली बात है कि एक बार वो पॉइंट मिल गया ना, तो फिर धर इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। हाँ, तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश को धातु सतह पर या धातु की सतह पर आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न हो, देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती। देहली आवृत्ति को न्यू नोट से दर्शाते बेटा, कहलाती है। ओके, अब इतनी बात आप समझ गए, देहली आवृत्ति समझ गए, देहली आवृत्ति समझ गए बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये हो गया। अब देखो हर एक धातु अलग अलग तरह की है, हर एक धातु अलग अलग तरह की है, तो हर एक धातु अलग अलग तरह की है, तो उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण ये भी अलग अलग तरह के होगा। मान लो कोई धातु बहुत कम क्रियाशील है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश देना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, तो ये देहली आवृत्ति आपने समझ ली। अब देहली आवृत्ति समझ ली, उसके बाद आप समझो कार्यफलन। ये क्या बोला है? कार्यफलन, कार्यफलन W नोट या H न्यू नोट, H न्यू नोट। H न्यू क्या होता है? ऊर्जा। तो कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। जरा देखो ध्यान से, ये मेरे पास बेटा जी नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, अलग अलग इसके कोश है। मान लो जी, मान लो इस कोश में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण से अलग करना है। इस पर हमने लाइट गिराई, H न्यू प्रकाश गिराया, इस पर गिराया, भाई ये तो इतनी ऊर्जा इसको मिलेगी मिलेगी, और H न्यू नोट वह न्यूनतम ऊर्जा है। तो जरा देखो ध्यान से, कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक
और इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए किया गया न्यूनतम कार्य ही क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। भैया इतना तो कार्य करना पड़ेगा तब जाकर के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण तोड़ना है। तो कार्यफलन क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए किया गया कार्य और कार्य ऊर्जा का ही तो रूप है। किया गया कार्य कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन W नोट कहलाता है। ठीक है, जहां W नोट बराबर क्या होता है बेटा? H न्यू नोट। न्यू नोट देहली आवर्ती, इतनी आवर्ती मिल गई तो कार्य हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। न्यू नोट क्या है बेटा? ये सूत्र हो गया, देहली आवर्ती। ओके, तो कार्यफलन का मान हर एक धातु के लिए अलग अलग होगा ना, क्योंकि हर एक धातु पर अलग अलग आवर्ती का प्रकाश आपतित करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक धातु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण अलग अलग रोल का, अलग अलग तरह का होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कार्यफलन का मान हर एक कार्यफलन का मान धातु की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। धातु की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये कुछ ये नोट कर लो, अभी यहां पे कुछ मैं बातें बताने वाला हूं, फिर इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी, ओके। हाँ, इतनी बात हो गई। कार्यफलन का मान धातु की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान, ये वैल्यू लिख लो, बस ध्यान रखना है, कोई इतनी ज्यादा खास वैल्यू नहीं है। देखो, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम। अब मैं आपको बताता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो एक ही आवर्ती में, एक ही वर्ग में आते हैं। ऊपर से नहीं चलने पर क्या आकार बढ़ता जाता है? हाँ, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण कमजोर, कम ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आकार बढ़ रहा है तो क्या होगा? आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा। आकार बढ़ रहा है तो कार्यफलन W नोट का मान घटने लगेगा। देखो ध्यान से, लिथियम का साइज छोटा होता है, यहां पे देखो 2.24 मान है इसका, फिर यहां पे थोड़ा कम हो गया 2.3, यहां 2.25 हो गया, तो घट रहा है ना। बस इसको याद नहीं रखना है, ठीक है? बस आपको समझना है कार्यफलन क्या है, कि यार वह न्यूनतम कार्य है जिससे कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को तोड़ा जा सके। अब कार्य कब कम करना पड़ेगा? जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन में पहले से ही दूरियां हो। बस एक काम तो ये हो गया। तो इस बात को आपको समझ लेना है। कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान ये नोट कर लो। W नोट, ये EV क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में। ये EV का मतलब है बेटा, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मात्रक और कुछ नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हाँ जी, डन 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 डन। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में बाद में आएंगे, पहले इतनी बातें क्लियर हो गई। तो कार्यफलन समझ में आ गया, ओके। फिर यहां पे ये समझ में आ गया, ओके। अब जरा देखो ध्यान से कुछ बातें, इंपोर्टेंट पॉइंट। अब हेडिंग डाल लो, सम इंपोर्टेंट पॉइंट।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, क्या क्या पॉइंट है बेटा जो हमें यहां पे ध्यान रखने? पहली बात, ओके, पहला पॉइंट ये कि जब हम किसी धातु के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश में क्या होते हैं? प्रकाश, अरे ऊर्जा है, विकिरण, विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है बेटा, ठीक है। उस विकिरण की कुछ न कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा किसके रूप में होती है? छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो जब भी किसी प्रकाश का फोटोन धातु के ऊपर गिरेगा तो वह एक फोटोन अपनी कंप्लीट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ताकि वो निकल सके। तो ध्यान रखो, जब प्रकाश का फोटोन धातु पर आपतित होता है तो वह अपनी कंप्लीट ऊर्जा, कंप्लीट एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है, ओके। दूसरी बात, उत्सर्जित कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितनी तेजी वाला प्रकाश आप डालोगे, हाँ या ना? जैसे कि आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग करते टाइम पर, गैस वेल्डिंग वाला होता है ना, चू एकदम बढ़िया से लोहे को पिघले देता है। अगर वो नॉर्मल वोल्टेज वाला प्रकाश डाले तो शायद वो नहीं हो पाएगा। स्पार्किंग इतनी तेज वाले वोल्टेज की करवानी पड़ेगी कि लोहा भी पिघला दे। मतलब जितना अधिक तीव्रता वाला प्रकाश डालोगे उतने ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यस और नो? चिंगारियां निकलेगी, चिंगारियां। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और ये इस तरह से, मतलब यहां पर प्रकाश की तीव्रता, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डाला गया है उतनी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इस चीज को नोट डाउन कर लो, अभी समझाता हूं। इसको नोट डाउन कर ले, अभी समझाता हूं। छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखनी है आपको इस टॉपिक से। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आता है इसका, कोई इतना टफ नहीं आता। हाँ, अब यार ये तीव्रता क्या है? सर तीव्रता का मतलब बहुत ही चमकदार प्रकाश, बहुत ही चमकदार, है ना? एक कम तीव्रता वाला, एक ज्यादा तीव्रता वाला। ज्यादा तीव्रता का मतलब बहुत तेज प्रकाश, और कम तीव्रता मतलब डिम प्रकाश, डिम लाइट, एकदम बढ़िया लाइट। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, तीव्रता का मतलब है एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में गिरने वाली तरंगों की संख्या। एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में जितनी तरंगें गिर रही है उनकी संख्या ही कहलाती तीव्रता। तो जरा देखो ध्यान से, तीव्रता को समझ लेते हैं। अरे भैया तुम बाद में आना, ठीक है, पहले हमें तीव्रता बता दें दो। ये हो गया, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर तीव्रता पर बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूं एक एक चीज आपको बढ़िया समझ में आए। तीव्रता मतलब होता है बेटा इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली तरंगों की संख्या। और पता है इंटेंसिटी से ही कलर वलर में वेरिएशन आता है। जैसे कि अधिक तीव्रता वाला प्रकाश, अधिक तीव्रता वाला प्रकाश कैसा दिखेगा? हल्के रंग का, हल्का दिखेगा, हल्का रंग वाला होगा। ओके, सॉरी, अधिक तीव्रता वाला तो गहरा रंग वाला, अधिक तीव्रता वाला गहरा रंग दिखाएगा। गहरा रंग, कैसा रंग? गहरा रंग। देखो गहरा रंग देगा, दिया गहरा रंग। और अगर कम तीव्रता वाला हो तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। कम तीव्रता वाला प्रकाश हल्का रंग देता है। ये देखो, अरे हरा नहीं यार, हल्का रंग देता है। हल्का रंग देता है, वो भी हरा है, ये भी हरा है। ये एकदम डार्क है, मतलब इस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीजें आपको समझनी है। गहरा गहरा गहरा, ये हाई इंटेंसिटी इस कलर की, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी लो है। ये हल्का है, हल्का 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 हरा, वो गहरा हरा। ठीक, तो ये वाली बात है। तो तीव्रता से भी समझने में आ गई हमें। तीव्रता की बातें हमने देख ली, और भी बातें हमने देख ली, सारी बातें धीरे धीरे हमें समझ में आ रही है। अब जरा देखो ध्यान से आगे की बात। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। क्या ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है? यस, ऊर्जा को न तो व्युत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, ऊर्जा को न तो व्युत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा बराबर उसने किस रूप में उसको खर्च किया, वो ऊर्जा। हाँ या ना? क्लियर है भाई? जैसे कि मान लो मुझे किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो 1 करोड़ रुपए मैं कुछ ऐश करने में इस्तेमाल करूंगा, और कुछ उन पैसों से बिजनेस खड़ा करने में इस्तेमाल करूंगा। तो 1 करोड़ रुपए मेरे मजे प्लस मेरा बिजनेस, दोनों के योग के बराबर हुआ। तो सेम उस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली h न्यू, उसकी एक तो उसको उत्सर्जित होना था, उसके लिए कार्य करना पड़ा, वो ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन जब चला, मूव कर रहा है ना, तो वेग आ रहा है, तो mv² गतिज ऊर्जा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर समझिएगा लल्ला, इस डायग्राम से समझो। जब इस प्रकाश को इस बिंदु पर आपतित किया गया, तो इस प्रकाश की कुछ न कुछ ऊर्जा थी h न्यू, और इस h न्यू का मान न्यू नोट से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रकाश आपतित होएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होएगा। h न्यू, हाँ या ना? और इस न्यू का मान न्यू नोट से ज्यादा होगा। तो जैसे इस बिंदु पर ये प्रकाश गिरा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता निकलता इधर आ रहा है। ओके, तो वो गति कर रहा है। ऊर्जा कितनी मिली? h न्यू मिली। तो पहले तो कुछ ऊर्जा इसको बंद तोड़ने में इस्तेमाल हुई, हाँ हुई, फिर इसके गति करने में कुछ ऊर्जा लग रही है। तो यार यहां पर ये इतनी सारी चीजें हमने देख ली है, इतनी सारी चीजें हमने देख ली है। ओके, इतनी सारी चीजें हमने देख ली है। तो यहां पर एक बात हम लिखेंगे, क्या? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा बराबर किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन का बंध तोड़ने में किया गया कार्य, बोले तो कार्य फलन, प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को हमने कितनी ऊर्जा दी थी? h न्यू। उसने कार्य कितना किया? w नोट,
प्लस उसकी गतिज ऊर्जा हाफ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसका वेग v बेटा, वो v लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारे पास एक सूत्र आ गया, ये हमारे पास एक सूत्र आ गया, जहां पर आपको हर एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एच न्यू। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अच्छा, ये इसको मैं ठीक है ना यार, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यार ये एच न्यू है, इसको डब्ल्यू नोट का मान क्या होता है? एच न्यू नोट, और ये गतिज ऊर्जा को के ई लिख के छोड़ दो। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दी गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा, और फिर ये उसकी गतिज ऊर्जा। तो ये होगा आपका टोटल एक फॉर्मूला। ओके, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं के ई का मान निकालना चाहूं तो इसको इधर भेज दूं तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो जाएगा। ये वाला रूप भी आप देख सकते हो, ये वाला रूप भी आप देख सकते हो, या इसमें थोड़ा सा और मैं चेंज कर दूं, के ई बराबर आप एच प्लांक नियतांक कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नोट। ये वाला सूत्र भी देख सकते हो। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जहां पर आपको सारी मान देख लेने चाहिए, जहां पर के ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। ओके, एच क्या है बेटा? प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति है, ठीक है। और न्यू नोट देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है। बोलो बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस सूत्र को अच्छे से समझ के रखिएगा। इतना क्लियर हो गया है? बढ़िया है, अच्छा है, सब ओके ओके चल रहा है, बढ़िया से सब हो रहा है। ओके, ये आपको देखना है, ठीक। तो यह चीज क्लियर हो गई, यह चीज क्लियर हो गई। एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूं। हाँ भाइयों, तो ये ठीक है ना? सब ठीक है? ओके ओके, एकदम बढ़िया बढ़िया, फिजिक्स जैसा ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, अच्छे से हो गया। हाँ, अब अपन ने ये कर लिया, तो यहां पर सर रिकॉर्डेड की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। भाई तुम अपनी वो बना लिया, उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। ओके, आगे देखो, ये इतनी बात हो गई। इसमें जो सूत्र है उस सूत्र की मदद से तुम सब ज्ञात कर सकते हो। इसमें जो सूत्र है उस सूत्र की मदद से एकदम सब ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर ये क्वेश्चन, जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, एक बार फिर से समझाओ। देख अभी क्वेश्चन करो, अभी बता रहा हूं। किसी धातु की देहली आवृत्ति बोले तो न्यू नोट कितना दे रखा है? 7.0 इंटू 10 की घात -14 सेकेंड इनवर्स है। यदि इस धातु पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश विकिरण गिराया जाता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ये सब लिख ले क्या बेटा? ये क्वेश्चन लिख ले। हाँ, ये क्वेश्चन लिख ले, फटाफट से लिख लो क्वेश्चन और इसको सोल्व करो, इसका मान बताओ। क्लास कब तक चलेगी बेटा? इस टॉपिक तक चलेगी, बस ये टॉपिक खत्म, फिर क्लास खत्म। क्योंकि फिर बेटा अगर बारिश आ गई तो फिर यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यू नोट है ये, न्यू नोट, वी नोट नहीं है, न्यू नोट। हाँ, तो रसगुल्लो क्लियर हो गया बेटा? अरे नहीं हुआ क्या क्लियर? सिंपल है, बहुत बारिश हो रही है। सर शुभम सर का क्लास चलेगा ना बेटा? क्यों चलेगा, हो गई उनकी तो क्लास। तुम लेट हो गए क्या? बायोलॉजी की क्लास नहीं थी, शुभम सर की क्लास थी। जरा देखो रसगुल्लो, क्या दे रखा है तुम्हें? देहली आवृत्ति दिया है, दिया है देहली, देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है न्यू नोट, सॉरी देहली ऊर्जा दे रखी 7.0 इंटू 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। ओके, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, भाई मिनिमम आवृत्ति इतनी चाहिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी? न्यू का मान कितना दे रखा है?
1 गुणा 10 की घात 14 और यहां दे रखा 1 गुणा 10 की घात 15। क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? बोलो रसगुल्लो, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं? पहली बात तो ये बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि न्यू का मान बड़ा है न्यू नोट से। यहां 10 की घात 15, यहां 10 की घात 14 है। ठीक है, होगा। अब जरा देखो ध्यान से, क्या करना है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। चूंकि हम ये जानते हैं, हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो। क्या जानते हो? के बराबर क्या होता है? एच न्यू माइनस न्यू नोट होता है। एच न्यू माइनस न्यू नोट होता है। जानते हो के क्या है? गतिज ऊर्जा। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो के का मान याद करना है। एच का मान जूल में रख दो, 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 रख दिया। न्यू का मान 7 गुणा 10 की घात 14। ओहो ना, ये तो न्यू नोट का मान है। ये है न्यू का मान 1 गुणा 10 की घात 15। इसका मान 7 गुणा 10 की घात 14। हाँ जी, बस इसको सोल्व करना है। कर ले गया सोल्व? अभी देखो, आगे देखो, लिख दिया इतना, आगे देखो। एक बार वापस से लिख देता हूं, 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 होता है, माइनस 34। ठीक है, ये 1 गुणा 10 की घात 15 माइनस 7 गुणा 10 की घात 14। ओके, तो के ई बराबर मान आ जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। अच्छा, ये 10 की घात 15, 1 के पीछे 15 जीरो, 1 के पीछे 14 जीरो। तो अपन क्या कर लेते हैं? 10 की घात 14 को कॉमन ले लेते हैं पीछे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा? 10 की घात 15 कॉमन लेंगे तो इधर भाग लगा दो, सरल कर देता हूं। 10 की घात 14 माइनस 7, ये 10 की घात 14 बाहर लिख दिया। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया मैंने जो लिखा? अरे ये समझ में आया मैंने जो लिखा? बोलो ना। ओके, हाँ जी। यार 10 की घात 14 कॉमन लेना था, इसमें तो दिख गया, लेकिन इसमें नहीं तो भाग लगा दो। देखो, नो सर, ये बोला था ना मैंने। देखो, इसमें 10 की घात 15 है, इसमें 10 की घात 14 है, तो अगर मैं 14 कॉमन ले लूंगा तो इसमें भी तो 14 जीरो है ना, 1 बच जाएगा। देखो ये रहा, 10 की घात 14, 10 की घात 15, 1 बच गया। 10 की घात 1 बच गया, याद रखना, 10 की घात 1 बच गया। ये 14 और ये 15, 10 की घात 1 बच गया। तो जरा देखो, 6.62 गुणा 10 की घात, ये माइनस का 34 और ये माइनस का 14, माइनस 34 बढ़ा है, माइनस का 20 बच गया, गुणा ये 10 की घात 1 माइनस 7। 10 माइनस 1 कितना होता है? 3 ही तो होता है। तीन से गुणा कर दो, संख्या को गुणा कर दो, 6 8 हासिल 1 19 20 ऊर्जा का मात्रक जूल 19.86 19.86। हाँ जी सर, आप भी ना डायट बोलो, कॉमन लिया है तो अब 1 बचेगा। अरे 1 नहीं बचेगा बेटा, 10 बचेगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? तो ये वाली बात डन 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 डन। सर 3 कहां से आया बेटा? 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है। 10 माइनस 7, 3 आ गया ना। ओके 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 सर, सी द कमेंट्स ऑल्सो समटाइम्स। बेटा मैं बिल्कुल देख रहा हूँ विभोर, देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, मजा आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा या जूल में? अब मुझे बता, तूने एच का मान किस में रखा है? एच का मान किस में रखा है? जूल में। तो जूल के पदों में आएगा ना, जूल के पदों में ही तो आएगा ना। आंसर गलत है, पेज फाड़ देंगे, नए पेज से लिख लेंगे। 2 पॉइंट भी तो थे बेटा, था ना 19.2, 19.86 हो गया। ओके, अब चलो देखो ध्यान से, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर हमने ये देखा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। एक चीज मैं आपको जाते जाते और बता दूं, एक चीज जाते जाते और बता दूं, चूंकि हमारे पास ये था के ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट,
था कि नहीं था? था कि नहीं था? था, जो कि y बराबर mx माइनस सी रूप की सरल रेखा है। हाँ या ना? पावर में कहां दिक्कत आ गई यार? अरे ये -34 है भाई, और ये 14 है, तो 34 में 14 घटाएगा तो 20 बचेगा ना, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 20 बचेगा। ये 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3 बच गया ना। ठीक है, ओके। अब ये देखो, y अक्ष पर मैंने मान लिया गतिज ऊर्जा को। ये क्या है आपको समझना है, ये क्या है आपको समझना है। हाँ, तो अगर मैं गतिज ऊर्जा वर्सेस आवृत्ति का ग्राफ बनाता हूं बेटा, तो गतिज ऊर्जा को मैंने ले लिया y अक्ष पर और आवृत्ति को ले लिया मैंने x अक्ष पर। ये आवृत्ति, हाँ या ना? हाँ जी। तो ये समीकरण कैसे निकलेगी? के ऊपर वाले ये है और ये गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा है, ये है। तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, अब इसको आपको समझना है। कोई बात नहीं मनताशा, कोई बात नहीं, बार बार इतने कमेंट मत करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गतिज ऊर्जा इधर बढ़ रही है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। जब ढाल ऋणात्मक हो, लेकिन सॉरी, जब ढाल धनात्मक हो और अंतखंड ऋणात्मक हो तो क्या रखा ऐसे निकलती है? क्या ऐसे निकलेगी? इस तरीके से। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है, ये ही है आपके पास h न्यू नोट। y अक्ष पर काटा गया अंतखंड नीचे की तरफ ये ऐसे। ओके ओके, क्लियर है? डन डना डन 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 डना डन डन। ओके, और ये वो मिनिमम मान है न्यू नोट। ठीक है, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ये तो आता, बस एक ग्राफ बना लेना बस यार, और कुछ नहीं था, मेरे को ग्राफ बताना था। बहुत सारों को ना आए, दिक्कत आ जाए। सर यूवी किरणों की ओजोन का रंग रोक लेता है, फिर यूवी किरणें कैसे आ जाती है? बेटा सारी नहीं रोक पाता, कुछ रोक लेता है। उनकी बहुत सी जगह छेद हो रखा है ना, तो उसमें से आ जाती है, और भी तो किरणें आती है, लेकिन वो उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। ओके, वो उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। ओके, तो यार इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, क्योंकि ये अंधेरा हो जाएगा तो फिर इधर बाहर ही पड़ जाता है मामला। हाँ ओके, तो ये वाली वैल्यूज ध्यान रखना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। ये देखो, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सब आसान है सब। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लिए हो, अच्छे सारी चीजों को समझ लिए हो, हर एक बात को अच्छे से लगा लिए हो। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से कौन दिखाएगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इस बात का भी ध्यान रखना। धातुएं सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी, सीजियम भी है। तो सीजियम सबसे बढ़िया धातु है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आयनन ऊर्जा बहुत कम लगेगी, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो वो सबसे अच्छा होगा। प्रकाश विद्युत सेलों में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, एक पॉइंट ये लिख लो, प्रकाश विद्युत सेल में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश विद्युत सेल में सीजियम धातु, सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ओके। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।